नमस्कार, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रंजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी लाइव पर। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जीएस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, और पूरे नए तरीके से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप अपने लॉकडाउन में सदुपयोग कर रहे होंगे इस समय का। आप अच्छे होंगे, आपकी प्रेमी प्रेमिकाएं अच्छे होंगे, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका एक ऐसा वर्ग है जिसका कोई ध्यान ही नहीं रखता है ना। तो मैं आशा करता हूं कि वो भी ठीक ठाक होंगे, और पूरी तरह लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के आपको रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना, नहीं तो बेटा कोरोना हो जाएगा और आप कोरोना के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो मैं स्वागत करता हूँ आपका फिर से केडी लाइव ऐप पर, केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। आप जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिए, और चलते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास में। तो सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है हमारे जो केडी लाइव के बैचेस हैं उसका। आप देख सकते हैं, सबसे पहला बैच हमारा नीतू सिंह मैम का है। एसएससी माता कहा जाता है इनको, और हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर या ऐसा प्रतियोगी परीक्षा करने वाला स्टूडेंट होगा जो इन्हें ना जानता हो या इनसे अंग्रेजी ना पढ़ा हो। तो मैम का एक बैच शुरू हुआ है 1 जुलाई से 3:30 से 5, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा मैम का बेटा स्पोकन का बैच शुरू हुआ है। आज के ज़माने में अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। आई लव यू बोलना तो सबको आता है, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या है वो किसी को नहीं आता, है ना। तो आप मैम का स्पोकन का बैच भी देख सकते हैं। तीसरा जो बैच है बेटा वो मैथ्स स्पेशल का बैच है। बहुत ही ज़बरदस्त फैकल्टी पुष्पेंद्र सर, जो मैम के साथ पिछले 3 साल से लगातार मेंस के बैचेस पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ प्रवेश सर भी हैं इस बैचेस में। बहुत ही सीरियस फैकल्टी है, पढ़ाने से मतलब रखती है। हमारा तो सब्जेक्ट जीएस रहता है कि अगर मनोरंजन नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैथ्स में धुआं काटे हुए हैं इस समय मुखई नगर के अंदर। एंड इनको आप देख सकते हैं, द रॉक एंड हैंडसम मैन अजय राणा सर। अगर मैं इनके बारे में नहीं बोलूँगा तो मुझे कहना पड़ेगा, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हैं, और मंडे टू फ्राइडे 7 से 8:30 में इनका बैच आ रहा है बेटा, इनको भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा बैच है जीएस स्पेशल बैच, जो कि 10 जून से शुरू हुआ है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया की फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं। आकृति मैम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, वही आकृति मैम जिनको आप लगातार आई लव यू बोले जाते हैं। मैं देखता हूँ नीतू सिंह मैम क्लास लें, आप आई लव यू बोलते हैं। आकृति मैम क्लास लें, आप आई लव यू बोलते हैं। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो हॉट। यार हमें भी बोल लिया करो आई लव यू, हम क्या कलुआ हैं यार, हैं? तो हमें भी थोड़ा सा आई लव यू बोल लिया करो। आकृति मैम को, नीतू मैम को बोले जाते हैं। और इस बैचेस में हमारे रोहित सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आकृति मैम पढ़ा रहे हैं, और भी 2-3 लोग हैं जो इस बैचेस को पढ़ा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब आ जाते हैं, अपने काम की बात कर लेते हैं। फटाफट आ जाइए, 568 हुआ बेटा, 1000 चाहिए। 1000 लेके आओ, जल्दी से जल्दी शेयर करो। उसके बाद मैं अपने बैचेस की शुरुआत करता हूँ। हिस्ट्री दमदार तरीके से आज पढ़ेंगे आप, ठीक है दोस्तों? चलिए हिस्ट्री को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जिस सब्जेक्ट को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट का बेटा नाम है इतिहास। उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आपने बचपन से सुना होगा इसको। इतिहास रच दिया सौरभ गांगुली ने, कपिल देव ने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो जिस सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री, अर्थात इतिहास। तो द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, व्हाट इज द हिस्ट्री? मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि आखिर इतिहास होता क्या है। आपने आए दिन अखबारों में सुना होगा कि कपिल देव ने इतिहास तोड़ा, रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस चीज़ को समझना है कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं, इस हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो इतिहास शब्द का अर्थ समझिए बेटा। ये अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो 2 शब्दों से मिलकर बनाए, इत धन आस। और इस इत का मतलब होता है बेटा ऐसा ही। इस इत का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और हास का मतलब होता है बेटा निश्चित तौर पर हुआ था। निश्चित तौर पर हुआ था।
तो अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बोल देना ऐसा ही निश्चित तौर पे हुआ था, यानी ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये रियल मीनिंग नहीं है। तो इतिहास जिसको हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ है ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ था। और ये हिस्ट्री शब्द है, अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द है, इसका एक अलग मतलब है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति बेटा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई। किससे हुई? हिस्टोरिया से। तो आपसे कोई पूछे हिस्ट्री शब्द किससे बना है, तो आप कह देना हिस्टोरिया से बना है। और ये हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है बेटा शोध, इसका मतलब होता है बेटा अन्वेषण, जिसको हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। इसका मतलब होता है जानकारी। तो ध्यान में रखना, शोध, अन्वेषण, जानकारी, ये हिस्टोरिया का मतलब होता है। अर्थात शोध करके, जानकारी करके, अन्वेषण करके किसी भी नॉलेज को गैदर करना, इकट्ठा करना। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको दो ही चीजें बताई हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई है इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित तौर पर हुआ था। और हिस्ट्री जो अंग्रेजी में शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुआ, जिसका मतलब होता है शोध, अन्वेषण, जानकारी, या इंग्लिश में कहें तो रिसर्च। इस चीज को समझना, ये तो केवल शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन द क्वेश्चन कम्स टू माइंड, क्या वास्तव में यही इतिहास है? तो इस चीज को समझना, ये इतिहास नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री है क्या। कल आपने अपने गर्लफ्रेंड से बात की, क्या ये इतिहास है? कल आपने टॉयलेट करी, क्या ये इतिहास है? तो ध्यान में रखना, आप लोग को जो लोग पढ़ाते हैं कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास है, आप लोग को जो बताते हैं जो बीत गया उसका अध्ययन करना इतिहास है, ये बिल्कुल गलत बात है। ध्यान में रखना, अगर बीती हुई हर घटना इतिहास होती तो ये हिस्ट्री कभी समाप्ति नहीं हो पाती। इस चीज को समझना है, बीती हुई घटना इतिहास नहीं होती, इस चीज को समझना। यानी एवरी पास्ट इवेंट इज नॉट अ हिस्ट्री। कल आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, इस मंच से मैं बता भी नहीं सकता कल आपने क्या क्या किया होगा। आप सब जानते हैं आपने क्या किया है, क्या ये हिस्ट्री है? कल मोदी जी स्मृति ईरानी से मिलने गए, क्या ये हिस्ट्री है? कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया, क्या ये हिस्ट्री है? तो ध्यान में रखना, जो लोग ये बताते हैं कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास है, ये बिल्कुल गलत बताते हैं। तो द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि व्हाट इज द रियल हिस्ट्री, इस चीज को समझना है। तो ध्यान में रखना, प्रत्येक अतीत की घटना इतिहास नहीं होती, तो होती क्या है? तो ध्यान में रखना, इतिहास होने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, यानी आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली बेटा स्रोत होने चाहिए आपके पास, जिसको हम एविडेंस बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। इस चीज को आपको समझना है, क्या होने चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस घटना का क्या होना चाहिए? प्रभाव होना चाहिए, जिसको हम इम्पैक्ट बोलते हैं। अगर ये दो चीजें किसी भी घटना में हैं तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री है। तो इतिहास होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है स्रोत, प्रमाण अर्थात एविडेंसेस, और दूसरी चीज है प्रभाव। जैसे कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, तो बेटा ये हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसका कोई समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कोरोना, इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी और लिखी जा रही है, क्योंकि प्री हिस्ट्री या प्री कोरोना पीरियड, आफ्टर कोरोना पीरियड, कोरोना से पहले का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, और कोरोना के बाद की राजनीति, अर्थव्यवस्था कैसी, ये हिस्ट्री लिखा जा रहा है। हिस्ट्री लिखा जाएगा कि कोरोना के समय हिंदुस्तान के लोग अपने घरों में दुबक गए, कोरोना के समय सारे व्यापार ठप पड़ गए। इसका हमारे समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पे बेटा क्या है? इम्पैक्ट पड़ा है बड़े लेवल पे। और इसके सोर्स भी मौजूद हैं, आप खुद देख रहे हैं, आपके पास वीडियो हैं, आपके पास बुक्स लिखी जा रही हैं, यानी हमारे पास प्रमाण है। तो ध्यान में रखना, इतिहास वही घटना कहलाती है जिसके स्रोत मौजूद हों और उस घटना का बड़े पैमाने पर हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता हो, इम्पैक्ट पड़ता हो, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इस चीज को समझना, प्रत्येक अतीत की घटना इतिहास नहीं होती। ना जाने कितने राजा आए, कितनी रानियां आई, लेकिन आप कुछ चुनिंदा लोगों को ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो कार्य करने का तरीका था उसके समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर बेटा क्या पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या सीन है। अब क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पापा कौन है बेटा? जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं बेटा? यस करके लिखें फटाफट कमेंट में, आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, इतिहास के पापा कौन है, इस चीज को आपको समझना है।
चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, अब देखते हैं इतिहास के पापा कौन है। ध्यान में रखना, प्रत्येक सब्जेक्ट के फादर होते हैं, पिता होते हैं, और पिता वही होता है जिसने आपके लिए योगदान दिया है। तो ठीक वैसे ही जब मैं हिस्ट्री के पिता की बात करूंगा तो बेटा आप सब जानते हैं इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। कौन है बेटा? हेरोडोटस हैं, आप सब जानते हैं। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। इस चीज को आपको समझ जाना है। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं आप सबसे पहले, ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस हैं। आपके सामने ये पीपीटी आया, चलिए अब देखिए, इसमें लिखा है फादर ऑफ हिस्ट्री, सॉरी, अब इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इतिहास के पिता कौन है, इसको समझिए। तो इतिहास के पिता हैं बेटा हेरोडोटस, यूनान के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं बेटा? यूनान के रहने वाले हैं। और ध्यान में रखना, इन्होंने एक खूबसूरत किताब लिखी, हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिका। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी लोगों से कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बेटा हेरोडोटस हैं। और अगर मैं बोलूं हिस्टोरिका किताब किसने लिखी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि हेरोडोटस ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? हेरोडोटस ने लिखी हुई है। और जब भी आप कोई ना कोई किताब लिखते हैं तो किसी न किसी भाषा में लिखते हैं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को खत लिखा होगा, या तो हिंदी में, या अंग्रेजी में, फारसी में, उर्दू में। ठीक वैसे ही द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि हिस्टोरिका बुक्स किस लैंग्वेज में लिखी गई है। यूट्यूब की हिस्ट्री खोल लेना, कोई भी टीचर नहीं बताता कि हिस्टोरिका किस लैंग्वेज में है। तो बेटा ये है इसकी लैंग्वेज, आयोनिक भाषा। यूनान में एक क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, आयोनिक भाषा। और इस आयोनिक भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई है बेटा? हिस्टोरिका। तो अभी तक मैंने आपको 3 प्रश्न क्लियर कराए हैं फटाफट। अंकित मिश्रा, अनिश करेला, कार्तिका तिवारी, दीपक कुमार साहू, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं हिस्टोरिका किस भाषा में है, फटाफट आंसर दो। आयोनिक भाषा, आयोनिक भाषा। तो बेटा आयोनिक भाषा ये यूनान की क्षेत्रीय लैंग्वेज थी। यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर लेना, कोई नहीं बताता कि हिस्टोरिका किस भाषा में। अगर आपके पास लैंग्वेज आयोनिक ना आए तो आप ऑप्शन ग्रीक लैंग्वेज लगाएंगे, यूनानी। लेकिन ये रियल रूप में किस में लिखी गई है? आयोनिक भाषा में लिखी गई है। तो अभी तक मैंने मात्र आपके 3 प्रश्न क्लियर किए हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस, हिस्टोरिका रिटन बाय हेरोडोटस, और कौन सी लैंग्वेज में? आयोनिक लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? आयोनिक लैंग्वेज में। चलिए अब मुझे बताइए, क्या प्रत्येक अतीत की घटना इतिहास होती है? नहीं। क्या इतिहास होने के लिए स्रोत चाहिए? हाँ। क्या इतिहास होने के लिए उस घटना का प्रभाव चाहिए? यस। इस चीज को आपको समझना है। तो ये 3 पॉइंट बेटा क्लियर है। तो मैं आगे चलता हूं। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, आयोनिक भाषा में लिखी। ये 3 बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर आपको चलते हैं। तो अब आप देखिए, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि इतिहास के लिए क्या चाहिए? सोर्सेज चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सोर्सेज चाहिए। तो देखिए इतिहास के लिए कितने सोर्स चाहिए? 3 सोर्स होते हैं हिस्ट्री को। तो ध्यान में रखना, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हिस्ट्री को लिखा कैसे जाता है, यानी इतिहास को लिखा कैसे जाता है। तो हिस्ट्री के, इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो कोई आपसे पूछे पहला स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा कौन सा है? साहित्यिक सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। और तीसरा कौन सा है? विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर। इस चीज को आपको समझना है। तो बेटा इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए वी नीड टू सोर्सेज, वी नीड टू एविडेंस। और कितने टाइप के? 3। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या हैं? द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज होते क्या हैं? तो इस चीज को आपको समझना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत नहीं है, या कौन सा स्रोत पुरातात्विक स्रोत है? तो इसका एक ही लाइन में एग्जांपल देता हूं। दुनिया की 90% चीजें, दुनिया की 90% चीजें बेटा पुरातात्विक सोर्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये पंखा, ये कूलर, ये एसी, ये मार्कर, ये बोर्ड, लकड़ी, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब पुरातात्विक सोर्स हैं। और देखो हमने यहाँ पे लिख के भी आपको दिया है। पहला पॉइंट लिख के दिया है भवन एवं स्मारक, यानी बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स।
यानी ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, आपका घर, ये सब किस में आता है? पुरातात्विक सोर्स में आता है। किस में आता है बेटा? पुरातात्विक स्रोत में आता है। अब इस चीज को समझना है कि सिक्के किस में आएगा, तो आप कहेंगे कॉइन्स। कॉइन्स किसके अंडर में आएगा? पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। तो ध्यान में रखना, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स कम्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कॉइन्स कम्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मूर्तियां, स्टेटूज, आपने देखा होगा गांधार कला में मूर्तियां बनी हैं, मथुरा कला में मूर्तियां बनी हैं, अमरावती कला में मूर्तियां बनी हैं। तो आपके घर में जितनी भी मूर्तियां हैं ये सब आप किस में कंसीडर करेंगे? पुरातात्विक सोर्स में कंसीडर करेंगे। और बेटा चौथा है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। आप सब जानते हैं कि भारत में अभिलेखों के लिए सम्राट अशोक जाना जाता है, और सम्राट अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में, अरमाइक में है, आप सब जानते हैं। तो अभिलेख के लिए अशोक जाना जाता है, और अशोक ने इस अभिलेखों की पद्धति को ईरान के दारा प्रथम से सीखा। तो ध्यान में रखना, अभिलेख का मतलब है पत्थरों पर लिखावट, यानी सम्राट अशोक ने शासन की नीतियों को अपने अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया। आपने देखा होगा कि इन अभिलेखों से भारत सरकार ने भी एक चीज सीखी। आपके घर के गांव की गली में एक खंभा गड़ा रहता है लोहे का, और उस पर लिखा रहता है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना या मिड डे मील योजना। ये सारी की सारी सिस्टम सम्राट अशोक से भारत सरकार ने सीखा। आज तो व्हाट्सएप है, मीडिया है, उसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती है, लेकिन अशोक के टाइम पे ये नहीं था। अतः अभिलेखों के माध्यम से पत्थरों पर शासन की नीतियां, आदेशों को लिखकर जगह जगह गड़वा दिया। नेक्स्ट है बेटा चित्रकला, पेंटिंग्स। आप सब जानते हैं भीमबेटका से चित्रकला के प्रमाण मिले। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाएं, इन सब में पत्थरों पर जो पेंटिंग की गई है ये सब किस में कंसीडर करेंगे आप बेटा? पुरातात्विक सोर्स में कंसीडर करेंगे। मोहरें, हड़प्पा में मोहरें पाई गई हैं। अब मोहरें भी हमारी किस में आती हैं? पुरातात्विक सोर्स में। और अवशेष, अवशेष का मतलब जब भी खुदाई होगी तो जो भी चीज आपको मिलती है तो वो किस में कंसीडर करते हैं आप? फॉसिल्स में, अवशेष में। तो मेरे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा मोबाइल पुरातात्विक स्रोत है या साहित्यिक? बताइए, मेरा मोबाइल पुरातात्विक सोर्स है या साहित्यिक? फटाफट बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं ये मार्कर पुरातात्विक सोर्स है या साहित्यिक? फटाफट बताइए, ये मार्कर पुरातात्विक सोर्स है या साहित्यिक? आपके घर में एसी लगा हुआ है, वो पुरातात्विक स्रोत है या साहसिक? ठीक है। अगर मैं बोलूं ताजमहल कैसा है, मैं ताजमहल हूं, कैसा सोर्स हूं? फटाफट बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैं लाल किला हूं तो मैं पुरातात्विक सोर्स हूं या साहित्यिक? फटाफट बताइए बेटा। तो ध्यान में रखना, दुनिया में जो भी चीज छूने में कठोर हो, किताबों को छोड़ के, लिटरेचर को छोड़ के, तो आप किस में कंसीडर कर लेंगे? पुरातात्विक सोर्स में कंसीडर कर लेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? पुरातात्विक सोर्स में कंसीडर करेंगे। तो ध्यान में रखना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत भवन एवं स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, अभिलेख, चित्रकला, मोहरें, अवशेष आते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अब आता है साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा, लिटरेरी सोर्सेज में क्या आएगा? दुनिया की कोई भी किताब हो, चाहे वो धार्मिक किताब है, रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो गैर धार्मिक किताब है, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई किताब है, ये सारी की सारी बुक्स किस में आएंगी? साहित्यिक स्रोत में आएंगी। इस चीज को आपको समझना है। दुनिया की कोई भी किताब, मैं आपके सामने एक बुक्स देख के आता हूं, तो बताइए नीतू सिंह मैम की ये किताब है, ये लिटरेरी में काउंट करेंगे या आर्कियोलॉजिकल में काउंट करेंगे? फटाफट आप बता दीजिए, ये लिटरेरी में काउंट करेंगे या आर्कियोलॉजिकल में काउंट करेंगे? फटाफट बता दीजिए आप बेटा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दुनिया की कोई भी किताब आप किस में काउंट करेंगे? साहित्यिक सोर्स में काउंट करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए कि इनसे इतिहास लिखा कैसे जाता है। देखिए मेरे पास 5 रुपए का ये कॉइन है। अब देखिए ये जो सिक्का है वो इतिहास को कैसे लिखता है। मेरे को ये खुदाई में सिक्का मिला और इस पे लिखा है सन 2004, तो इसका मतलब इतिहास लिखा जाएगा कि ये सिक्का सन 2004 में बना था। अगर ये सिक्का धातु सोने का बना है तो लिखा जाएगा कि उस काल के लोग सोने से परिचित थे। इस पे लिखा है बेटा सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, तो लिखा जाएगा कि ये लोग सत्य पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। इस पे लिखा है बेटा भारत, तो लिखा जाएगा कि ये जो कॉइन है ये इंडिया देश का, भारत देश का रहा होगा। इस पे बेटा 5 रुपए लिखा है तो इसका बताया जाएगा कि इस धातु की जो कीमत है वो कितनी थी, 5। तो ध्यान में रखना, कोई भी कॉइन हो, कोई भी अभिलेख हो, कोई भी भवन हो, इन सब से हिस्ट्री क्रिएट की जाती है। यानी हमें एविडेंस मिले हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा? इतिहास को लिख रहे हैं। इस चीज को समझना है।
क्लियर है? तो बताइए, मैं अकबरनामा किताब हूं, मैं साहित्यिक सोर्स हूं या पुरातात्विक? फटाफट बताइए बेटा। सुनील कुमार, डी गोस्वामी, सर्वेश कुमारी, सुमन कुमारी, जेपी तोमर, शुभम तिवारी, देवेंद्र जाट। बेटा फटाफट बताइए, मैं रामायण किताब हूं, किस में लाओगे, आर्कोलॉजिकल या लिटरेरी? फटाफट बताइए मुझे। मैं कौटिल्य ने एक किताब लिखी, कौन सी? फटाफट बताइए। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किताब किस में आएगा बताइए, लिटरेरी या आर्कोलॉजिकल? फटाफट बताइए। मैं बेटा एक किताब हूं, मेरा नाम है मान लो मेरा नाम है अकबरनामा। अकबरनामा किताब लिटरेरी में काउंट करेंगे या साहित्य में या पुरातत्व में? तो ध्यान में रखना, दुनिया की कोई भी किताब हो वो आप किस में काउंट करेंगे, साहित्यिक सोर्सेस में। और इस किताब में जो लिखा होगा उसके आधार पर हम हिस्ट्री को लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। मान लो 2000 साल बाद इस जगह का डिक्लाइन हो जाए और ये किताब खुदाई में मिल जाए, तो इस किताब में बेटा सामने क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो ध्यान में रखना, हिस्ट्री लिखी जाएगी कि उस काल के लोग अंग्रेजी को पढ़ते थे या पढ़ाते थे। यहां पे लिखा है नीतू सिंह मैम, तो इतिहास लिखा जाएगा कि कोई नीतू सिंह मैम रही होंगी जो 21वीं शताब्दी में 2019-20 में अंग्रेजी पढ़ाती थी। यहां पे लिखा है केडी पब्लिकेशन, तो हिस्ट्री लिखी जाएगी केडी पब्लिकेशन नामक कोई संस्था थी जो इस जमाने में अंग्रेजी को पढ़ाती थी या किताबों को पब्लिश करती थी। तो ध्यान में रखना, कोई एविडेंस मिलेगा आपको तब तो आप कहेंगे हिस्ट्री है, और कोई एविडेंस आपको नहीं मिला तो आप नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री है। क्लियर है? और तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। आप सब जानते हैं मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान में बहुत सारे यात्री आए, यूनान से, रोम से, अरब से, और सब ने कोई ना कोई किताब लिखी। तो वो सारी किताबें भी कहाँ काउंट करी जाएंगी बेटा, विदेशी यात्रियों के विवरण में, अर्थात लिटरेरी सोर्सेज में। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस में आता है ये। चलिए अब देखिए ये आपके लिए मैंने लगाया है और यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे ही एक शब्द आया पुरातत्व, तो पुरातत्व से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन बनेगा अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप कह देंगे बेटा एपिग्राफी। द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलेख शास्त्र। तो पुरातत्व से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपके एग्जाम में कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मेटिक्स, अर्थात हिंदी में मुद्रा शास्त्र। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। और तीसरा है बेटा भारतीय पुरातत्व के जनक। पुरातत्व शब्द आया और पुरातत्व शब्द से हिस्ट्री में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके सामने है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रिटिशर्स हैं, आप सब जानते हैं कि आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों का हाथ है। उन्होंने ही हमारी हिस्ट्री को खोज निकालने में काफ़ी मदद की। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इस चीज को समझना है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में बेटा, तिलक मार्ग रोड पे। तो ASI का हेडक्वार्टर, ASI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बता दो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में, पीछे से मैं हटा देता हूं नहीं तो आप देख के ही बता देंगे, ठीक है? तो मुझे बताइए ASI का मुख्यालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बेटा, ASI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कहाँ है बेटा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत। अगर मैं बोलूं अलेक्जेंडर कनिंघम को किसका पिता कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। अलेक्जेंडर कनिंघम को किसका पिता कहा जाता है? पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे? बताइए। मुद्रा शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा, शुरू में कलकत्ता था जब किसी जमाने में 1856 में बनाया गया, आगे चल के, लेकिन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम इसकी स्थापना करते हैं। अब देखिए
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई कौन है? बी विद्यावती। ये क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में बनेगा डेफिनेटली, करंट का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मई 2020 में हाल ही में एएसआई की डायरेक्टर जनरल बनाई गई है बी विद्यावती को, कर्नाटक कैडर की बेटा ये आईएएस ऑफिसर है। तो बताइए एएसआई की, अगर मैं बोलूं कि एएसआई की जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? बी विद्यावती। कौन है बेटा? बी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य क्या है? जो उसका लोगो बना है उस पर कौन सा वाक्य लिखा है? प्रत्न कीर्तम प्रडु, यानी ये लोगो आप जरूर याद कर लेना। यहां से प्रश्न बनेगा आपका कि एएसआई का मोटो क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। आवाज साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम कैसे आ रहा है देखता हूं बेटा। साउंड प्रॉब्लम कह रहे हैं सब बच्चे। जल्दी करें, 16 चलिए। अब साउंड प्रॉब्लम है बेटा, साउंड प्रॉब्लम है क्या? आप ठीक है, बताते रहिए क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो आपसे कोई पूछे कि एएसआई का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो बेटा इसका आंसर यही देख लो बेटा, प्रत्न कीर्तम ब्रडू। इसको आपको रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए नए क्वेश्चन यही हिस्ट्री में बनने हैं। आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ कितनी जा रही है। बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, मेरे इतने बेहतरीन स्टूडेंट से कईयों का नहीं हुआ है एसएससी सीजीएल में, इतनी हाई कट ऑफ है। तो आपको नए नए तरीके से पढ़ना होगा, हिस्ट्री को भी करंट से जोड़ना होगा। और आप देख रहे हैं कि मैं हिस्ट्री को करंट से जोड़ रहा हूँ। वर्तमान में एएसआई के डायरेक्टर कौन है, उसका मोटो आदर्श वाक्य क्या है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस लिख के फटाफट बताइए। आवाज आ रही है बेटा? फटाफट बताइए, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? ओके चलिए ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था एसएससी सीजीएल की इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, और मुझे पता है लॉकडाउन है, आप तनाव में हैं, आप परेशान हैं, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी, आपका गांव आप पे कमेंट मार रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केडी लाइव है आपके लिए इतनी बेस्ट फैकल्टी ला रहा है। बहुत ज़्यादा वीडियो तो हम फ्री में बेटा दे ही रहे हैं, तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना। सिनेमा घर बंद चल रहे हैं और अब तो मेरी क्लास भी शुरू हो गई है। कॉन्सेप्ट के साथ मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बस ये अभी निकल जाएं, उसके बाद पूरा मनोरंजन के साथ हिस्ट्री आएगा। आप तनाव में हैं, आप परेशान हैं, मुझे पता है। लोग आप पे कमेंट मार रहे हैं, बहुत से बच्चों का एसएससी प्री नहीं हुआ तो मोहल्ले वाले कह रहे हैं लड़की घुमाता था मैं, यानी लड़की घुमाता था मैं, और तुम रोने लग जाता मैं नहीं लड़की घुमाता था। रो मत बेटा, दुनिया के सामने रो के मत दिखाओ, हंस के दिखाओ। आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप हंस के सुनाते हैं। और जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए, इंस्पेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तो यही लोग अपनी लड़कियां लेके आएंगे और आपसे कहेंगे यार हमारी लड़की भी घुमा दो। तो बस कुछ दूरी है, कुछ दूरी पर है आपकी सफलता। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो ध्यान में रखना, दुनिया ताकतवर को सलाम ठोंकती है, तो ताकतवर बनिए, इस चीज को आपको समझना है, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चंस है। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो ध्यान में रखना, हमें पुरातत्व एक शब्द आया था, आर्कियोलॉजी एक शब्द आया था, उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो बता रहा हूं। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बेटा? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अभी इसका हाल ही में नाम चेंज करके कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ध्यान में रखना, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ है? भोपाल में स्थित है। क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा, बी विद्यावती किसकी हेड है? बी विद्यावती किसकी हेड है? फटाफट बताइए। एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अगर मैं बोलूं नेशनल म्यूजियम कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर मैं बोलूं आपसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। यस एंड नो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। बताइए मुझे, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फटाफट बताइए।
फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फटाफट बताइए। हेरोडोटस है। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा हेरोडोटस ने? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका लिखी है। अगर मैं बोलता हूं हिस्टोरिका को किस भाषा में लिखा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइए बेटा। ठीक है, लड़कियों के कमेंट पे ध्यान ना दें बेटा, जल्दी बताइए, बाद में पिस जाओगे इनके चक्कर में। पहले सिलेक्शन लेना है आपको बेटा। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किस भाषा में है बेटा? आयोनिक भाषा, जो कि यूनान की, ग्रीक की क्षेत्रीय भाषा है। अगर मैं बोलूं हिस्ट्री को जानने के कितने सोर्स हो सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर मैं बोलूं मार्कर किस में आएगा? आर्कियोलॉजिकल में आएगा। अगर मैं बोलूं ताजमहल, सिक्के, अभिलेख, अवशेष किस में आएगा? आर्कियोलॉजिकल में आएगा। दुनिया की कोई भी किताब किस में आएगी? साहित्यिक में आएगी। अगर आपके पास ये एविडेंस हैं तो आप उसको हिस्ट्री के रूप में कंसीडर करेंगे। और अगर किसी भी घटना का समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है सोर्सेज के साथ, तो आप कह देंगे हिस्ट्री है। दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज नॉट अ फैक्ट, हिस्ट्री इज अ साइंस, हिस्ट्री इज अ कॉन्सेप्ट। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है दोस्तों? अब हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर आ जाते हैं कि कैसे कैसे चीजें आगे की ओर मूव हो रही हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब यहां से आपका हिस्टोरी शुरू हो जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए। किसको समझिए बेटा? कॉन्सेप्ट को समझिए कि हिस्ट्री कैसे मूव हो रहा है। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपको बताया इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन है, कौन सी पुस्तक लिखी। अब देखिए, दुनिया में कोई ये नहीं बताता कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का पिता कौन है। तो ध्यान में रखना, दो लोगों को लोग कंसीडर करते हैं। हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन, वो इंडियन हिस्ट्री के पिता, क्योंकि हमें इतिहास में क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इतिहास तो बेटा अमेरिका का भी है, इतिहास तो बेटा चाइना का भी है, लेकिन आपको किसका पढ़ना है? आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास। तो ध्यान में रखना, भारतीय इतिहास के पापा कौन हैं? तो भारतीय इतिहास का पापा दो लोगों को माना जाता है। एक लोग कहते हैं इतिहासकारों का वर्ग कि मैगस्थनीज इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और दूसरे वर्ग में कुछ लोग रखते हैं कलहड़ को। तो बेटा मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि बाई चांस आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक हो उसको लगा देना। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, कई बुक्स में पढ़ेंगे तो वहां मैगस्थनीज कंसीडर किया गया है, लेकिन जो नई रिसर्च आ रही हैं उसमें कलहड़ को बताया जा रहा है। और यहाँ पे ही सीख लीजिए, मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और कलहड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? राज तरंगड़ी पुस्तक लिखी। तो अगर आपसे इंडियन हिस्ट्री के पापा पूछे जाएं तो आप कह देना क्या? मैगस्थनीज या कलहड़। ये ऑप्शंस के आधार पर हैं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्चुअली कौन है, लेकिन इन्हीं दोनों में से आप लगाएंगे टिक अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए अब देखिए साहित्यिक सोर्स में क्या क्या आता है, लिटरेरी सोर्सेस में क्या क्या आता है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। ध्यान में रखना, एक हो सकता है धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर, यानी धार्मिक पुस्तकें। ऐसी कोई भी पुस्तक जो किसी न किसी धर्म से संबंधित है उसको हम धार्मिक पुस्तक कहते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। जैसे देखिए, पहला है ब्राह्मण लिटरेचर, इसको समझिए। ठीक है, पहला कौन सा बेटा? ब्राह्मण लिटरेचर। तो ब्राह्मण लिटरेचर में क्या आता है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ये सब किस में आते हैं? साहित्यिक सोर्स में आते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, मिलिंद पनय, अभिधम्म पिटक। बेटा ये सब किस में आएंगी? साहित्यिक सोर्स में आएंगी। किस में आएंगी? साहित्यिक सोर्स में आएंगी। अब देखिए जैन साहित्य, जैन धर्म की कौन कौन सी पुस्तकें? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, ये सारी की सारी पुस्तकें किस में आएंगी बेटा? जैन लिटरेचर में आएंगी। क्लियर है? अब दूसरे टाइप की बुक्स कौन सी हो सकती हैं? गैर धार्मिक बुक्स, नॉन रिलीजियस लिटरेचर हो सकता है। जैसे
कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी। कलहड़ ने क्या लिखा, राजतरंगिणी। बाणभट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित और कादंबरी। कालिदास ने क्या लिखा, रघुवंशम और मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पुस्तकें किसी भी धर्म से संबंधित नहीं हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट बोलते हैं। और तीसरा है बेटा संगम साहित्य, जो कि हमने अपने साउथ की लैंग्वेज में लिखा, मणि मेखला, जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकारम, तिरुकुरल। यानी ये दुनिया की जितनी भी पुस्तकें आपको दिख रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बेटा किस में काउंट करेंगे आप, लिटरेरी सोर्सेज में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज में काउंट करेंगे। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है दोस्तों? तो बताइए, मैं अगर रामायण हूं तो आर्कियोलॉजिकल हूं या लिटरेरी, तो लिटरेरी। मैं महाभारत किताब हूं तो आर्कियोलॉजिकल हूं या लिटरेरी, तो लिटरेरी सोर्सेज है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको समझना है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज किस किस में हैं। अब देखिए, तीसरा जो सोर्स है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। यहां से भी प्रश्न आने वाला है, ध्यान में रखना, यहां से भी प्रश्न आने वाले हैं। पहला है यूनान एवं रोम के लेखक, यूनान एवं रोम के लेखक। तो देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक लिखी, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द बार लिखी। तो ये किस में काउंट कर रहे हैं हम, विदेशी यात्रियों के विवरण में। प्रश्न क्या आएगा आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किसने लिखी, मैचिंग करने के लिए आपके सामने प्रश्न आ सकता है। दूसरा देखिए, चीनी लेखक, इनकी किताबें भी लिख के लाया हूं बेटा मैं। फायन ने लिखा है फो क्यों की, सामने देखिए, फायन ने लिखा है फो क्यों की। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से फो क्यों की पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप कह देना फायन है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, सी यू की पुस्तक का लेखक कौन है, तो कह देना हेनसांग है। और काउ फो काउ सांग चून, ये किस लेखक की पुस्तक है, तो आप कहेंगे इत्सिंग। और ये कहां से आया, चीन से आया। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी लेखक या चीनी यात्री नहीं है, तो ध्यान में रखना, फायन, हेनसांग, इत्सिंग चीनी राइटर हैं, चीनी लेखक हैं। क्लियर है दोस्तों? अब तीसरा देखिए, अरबी एवं अन्य जगह के कौन कौन से हमारे विदेशी यात्री हैं। अल बरूनी, जिसने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी, इब्न बतूता, जिसने रेहला पुस्तक लिखी, अल सुलेमान, मार्को पोलो, अल मसूदी, ये सारे के सारे राइटर अरबी लेखक हैं। क्लियर है दोस्तों? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास के लिए दो चीजें चाहिए, पहला सोर्सेज और दूसरा इंपैक्ट। यानी किसी भी घटना का स्रोत मौजूद हो, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो विदेशी यात्रियों का विवरण हो, और चाहे उसका इंपैक्ट हो, यानी घटना का इंपैक्ट जरूर होना चाहिए, तभी हम उस घटना को हिस्ट्री के रूप में काउंट करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल से डिस्क्राइब कर दिया, पूरा पीडीएफ मजे के साथ मिल जाएगा। ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जहां से हमारी रियल हिस्ट्री कायदे में शुरू होती है। क्लियर है दोस्तों? तो देखते हैं अब कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात जो आपको सीखनी है, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, आप सब जानते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये बांटा है हमने किसको, भारत, प्राचीन भारत के इतिहास को या पूरे इतिहास को। लेकिन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं बेटा? 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला है बेटा प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है बेटा आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है बेटा ऐतिहासिक काल। अब यहां से बेटा हम वास्तविक लेक्चर अपना शुरू करते हैं, क्योंकि अब यहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, अब यहां पे बेटा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, सेकंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान में रखना, दुनिया में जब भी हम किसी भी चीज को बांटें तो उसका रीजन होता है कि प्रत्येक की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। प्री हिस्ट्री की अपनी विशेषताएं, प्रोटो हिस्ट्री की अपनी विशेषताएं और हिस्टोरिक की अपनी विशेषताएं।
ध्यान में रखना, एक माता पिता के 3 बच्चे होते हैं, लेकिन तीनों का नाम कलुआ मलुआ भूरा ही क्यों रखते हैं? क्योंकि कलुआ काला है, मलुआ बीच का है, भूरा भूरे रंग का है। यानी तीनों की विशेषता अलग है, रंग रूप आकार अलग है, इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा कि इनकी विशेषता अलग है, इसलिए इनका नाम अलग अलग रखो। इसका मतलब इतिहासकार ये जानता है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड की जो विशेषताएं फीचर्स हैं वो अलग हैं, इसलिए इसको अलग करो। इतिहासकार जानता है कि प्रोटो हिस्ट्री में अलग चीजें डेवलप हो गई, इसलिए इसको अलग करो। और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड, तो इतिहासकार जानता है कि तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं, तो भैया तीनों को अलग अलग करो ना यार। तो ध्यान में रखना, अलग कर दिया। द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि प्री हिस्ट्री क्या है, फिर प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, आखिर प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। अब आ जाइए, बिल्कुल अपने बचपन याद करिए आप अपना। जब आप बचपन में थे तो आप नंगे घूमते थे, आप घुटन्ना भी नहीं पहनते थे बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि आप बच्चा थे। ठीक वैसे ही प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव है वो बच्चा है, कहां से? बुद्धि से बच्चा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो डिवीजन किया है इतिहासकारों ने, किसके बेसिस पे किया है? लिपि के बेसिस पे किया है, लिखने के बेसिस पे किया है, राइटिंग के बेसिस पे किया है। इस चीज को समझना। तो प्री हिस्ट्री की पहली विशेषता है एक ऐसा काल जिसमें मानव ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया, मानव बिल्कुल सभ्य नहीं है, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। द पीरियड विच हैव नो रिटन एविडेंस कॉल्ड अ प्री हिस्ट्री। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो ध्यान में रखना, प्री हिस्ट्री क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? एक ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो ध्यान में रखना, इतिहास में हर चीज की वजह होती है, बेवजह कोई भी घटना नहीं होती। आपने गाना सुना होगा, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वजह नीतू सिंह मैम है। तो हर चीज की वजह है, और आपको कोई भी जीएस पढ़ाए, हिस्ट्री पढ़ाए, आप पूछो इसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूं कि क्यों लिखी नहीं है। बेटा आप जब बचपन में थे तो क्या आपने लिखना सीख गए थे? एकदम मां के पेट से निकलते ही आप लिखना सीख गए थे? नहीं, क्योंकि वो आपका शुरुआती जीवन है, और शुरुआती जीवन में व्यक्ति सभ्य नहीं होता। आप जहां चाहे वहां टॉयलेट करते थे, जहां चाहे तहां लैट्रिन करते थे, कोई भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि क्या कहते थे? कोई बात नहीं, बच्चा है। तो ध्यान में रखना, बच्चा है। तो ठीक वैसे ही इस काल का मनुष्य भी क्या है? बच्चा है, उसको नहीं पता लिखना क्या होता है, उसको आई लव यू लिखना नहीं आता, इस चीज को समझना, उसको लव लेटर लिखना नहीं आता। तो जिस काल में कोई लिखित जानकारी नहीं है उसको आप क्या कह दोगे? प्री हिस्ट्री। और जब लिखित जानकारी नहीं है तो क्या नहीं है? साहित्यिक सोर्स नहीं है, लिटरेरी सोर्स नहीं है। और जब लिटरेरी सोर्स नहीं है तो बेटा जानकारी इस काल की किसके आधार पर होगी? पुरातात्विक सोर्स के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, पत्थर वगैरह, हड्डी वगैरह, इनके बेसिस पे हमने हिस्ट्री लिखा। और इस प्री हिस्ट्री में हम किसको पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे, यानी स्टोन एज को हम पढ़ेंगे। किस में? प्री हिस्ट्री। क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्नलिखित में से स्टोन एज किस काल में पढ़ा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस काल में कोई लिखित जानकारी नहीं थी? प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल में। क्लियर है दोस्तों? तो इस काल का मनुष्य अपने शुरुआती जीवन में आदि मानव है, उसने कोई लिपि का आविष्कार नहीं किया है, वो लिखना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? प्री हिस्ट्री। इसलिए इतिहासकार ने इसको किस में बांट दिया? प्री हिस्ट्री में बांट दिया। दूसरा है बेटा प्रोटो हिस्ट्री। क्या है बेटा? प्रोटो हिस्ट्री। अब आप मुझे खुद बताइए, आपने देखा होगा कि व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। जब आप बचपन में थे तब आप लैट्रिन करते थे कहीं भी, टॉयलेट करते थे कहीं भी, नंगे घूमते थे, आपको किसी ने नहीं टोका। लेकिन धीरे धीरे आप बड़े हुए, वक्त बीता, तो जब फिर आप नंगे घूमने लग गए तो लोग आपको टोकने लग गए कि बेटा चड्डी पहन लो आप, क्योंकि ये गंदी बात होती है। यानी मानव क्या हो रहा है? थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, सभ्य हो रहा है। तो ध्यान में रखना, प्रोटो हिस्ट्री में अब बताइए, एक लंबा टाइम पीरियड व्यक्ति ने प्राग ऐतिहासिक काल में बिता लिया, अब यहां से प्रोटो हिस्ट्री में आएगा तो कुछ कुछ होगा कि नहीं? तो ध्यान में रखना, एक गाना आपने सुना होगा कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, धीमे धीमे। ये सब धीमे धीमे क्यों कह रहे हैं? हौले हौले प्यार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी चीजें, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे सिलेक्शन हो, ये सब धीरे धीरे होता है। कभी तुमने सुना है कोई गाना तेज तेज तेज? लेकिन हौले हौले वाले बहुत सुने होंगे कि हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले से हवा चलती है। कभी कहा तेज तेज हवा चलती है? या आपने गाना सुना होगा धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। तो ध्यान में रखना, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। पहले व्यक्ति लिखना नहीं जानता, अब व्यक्ति लिखना सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं जानता। ऐसे ही तो होता है, बचपन में आप पहले चील बलौटा टाइप के बनाते रहते, उल्टे सीधे, लेकिन पढ़ नहीं पाता दूसरा कोई व्यक्ति ये है क्या। तो ठीक वैसे ही प्रोटो हिस्ट्री के लोगों ने कुछ तो लिखा लेकिन हम पढ़ नहीं पाए।
तो ध्यान में रखना, प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास किसे कहेंगे? एक ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी, एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए हैं। द पीरियड विच हैव रिटन एविडेंस बट इट्स नॉट रीडेबल, ये पढ़े नहीं जा सके, तो उसको क्या कह दिया? प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री में हम किसको रखते हैं? हड़प्पा काल को, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। बॉस्ट्रोफेडल लिपि है इसकी, चित्राक्षर लिपि है इसकी, चित्रों के रूप में ये लिपि है और आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हड़प्पा को किस में पढ़ेंगे? प्रोटो हिस्ट्री में। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, कुछ लोग वैदिक काल को प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं कि वैदिक काल भी प्रोटो हिस्ट्री में आता है। तो उन लोगों को मैं यहां पे बता दूं, जो नई स्टडीज हैं, नई यूनिवर्सिटीज या नई रिसर्च आ रही हैं, वैदिक काल को ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। पहले क्यों रखा जाता था? क्योंकि वैदिक काल में ओरली ज्ञान दिया जाता था, गुरु मौखिक शिक्षा देता था। लेकिन आज वेद लिखे हैं, रामायण है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब लिखे हैं, बाकायदा पढ़े गए हैं। तो अब वैदिक काल को आप किस में रखोगे? ऐतिहासिक काल में रखोगे। तो ध्यान में रखना, स्टोन एज को पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री में, हड़प्पा को पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री में, और बेटा वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इवन आज तक की हिस्ट्री ये आप किस में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल में। अब देखो, मैंने बोला आपसे कि व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। तो पहले लिखना नहीं जानता था, फिर लिखना सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं जानता। अब बताइए, यहां लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। द पीरियड विच हैव रिटन एविडेंस एज वेल एज इट्स आल्सो रीडेबल कॉल्ड अ हिस्टोरिकल पीरियड। तो एक ऐसा काल जहां पर मनुष्य ने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, उसको हमने क्या कह दिया? ऐतिहासिक काल कह दिया। और इसमें जो हमने स्टडी की वो किसके बेसिस पर की? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों सोर्सेस के बेसिस पर करी है। तो वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इनमें हमें रिटन एविडेंस भी मिले, इनमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले, इसलिए बेटा इसको हम किस में रखते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना बेटा, जल्दी जल्दी से बेटा बताओ कि स्टोन एज को आप किस में पढ़ोगे? प्री, प्रोटो या हिस्टोरिक? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, प्री, प्रोटो या हिस्टोरिक? प्री, प्रोटो या हिस्टोरिकल? जल्दी बताएं बेटा, प्री, प्रोटो या हिस्टोरिकल? तो ध्यान में रखना, स्टोन एज को रखेंगे प्री में। अगर मैं बोलूं हड़प्पा काल को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस में रखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे। और वैदिक काल से लेकर के आगे की जो पूरी हिस्ट्री है उसको आप किस में रखेंगे? हिस्टोरिकल पीरियड में रखेंगे। आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ कुछ हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ। ऐसे ही तो होता है, पहले कुछ नहीं होता, फिर कुछ कुछ होता है, फिर बहुत कुछ होता है। तो वैसे ही पहले कुछ नहीं था यानी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, फिर कुछ कुछ हुआ यानी लिखित साक्ष्य आए लेकिन पढ़ नहीं पाए, फिर बहुत कुछ हुआ यानी लिख भी लिया और पढ़ भी लिया। यस एंड नो। तो इस चीज को समझना है बेटा। प्री हिस्ट्री का मतलब लिखित सोर्स है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब लिखित है लेकिन पढ़ नहीं पाए, हिस्टोरिकल का मतलब लिखे भी गए और पढ़े भी गए हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज को आपको समझना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं बेटा। आशा करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर को और बड़े प्यार से आगे की चीज़ों को हम सीखेंगे। क्लियर है? बड़े प्यार से आगे की चीज़ों को हम सीखेंगे। चलिए ठीक है, अब सीखते हैं क्या सीन है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा स्टोन एज, पाषाण काल। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, हम एक हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पे, आपको केवल सुनना है, प्रागैतिहासिक काल। ध्यान में रखना, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में हम किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? पाषाण काल को पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। इस चीज को समझना है। चलिए तो बताइए, प्री हिस्ट्री में कौन सा काल पढ़ेंगे आप? स्टोन एज पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? स्टोन एज पढ़ेंगे। द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि इसका नाम यार पाषाण काल ही क्यों पड़ा, कोई और क्यों नहीं किया? कलुआ का नाम कलुआ ही क्यों रखा? भूरा का नाम भूरा ही क्यों रखा? क्योंकि रंग भूरा है, क्योंकि रंग काला है। तो ध्यान में रखना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर, प्रस्तर से पाषाण निकला। तो इस काल का मनुष्य है, उसके जीवन में सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज हो रहा है। तो ध्यान में रखना, पाषाण काल का जो वर्गीकरण है दो आधारों पर किया गया है। एक तो पत्थर के औजारों के आधार पर, यानी जो टूल्स हैं वो किसके हैं? पत्थर के हैं। और दूसरी चीज जलवायु परिवर्तन के आधार पर, क्लाइमेट
चेंज के बेसिस पे। तो जलवायु लगातार बदल रही थी, पहले पूरा पृथ्वी पर बर्फ जमा हुआ था, धीरे 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 बर्फ पिघलना शुरू हुई। तो कोई आपसे पूछे पाषाण काल का वर्गीकरण कितने आधार पर? दो आधार पर। द फर्स्ट वन इज टूल्स ऑफ स्टोन और सेकंड वन इज क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर और पत्थर के आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण किया जाता है। और पाषाण काल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल के मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा यूज किसका है? पत्थर का है। पत्थर की गुफाओं के नीचे रह रहा है, पत्थरों के औजार बना रहा है, पत्थरों के हथियार हैं, पत्थर की यूज अपनी सेफ्टी में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आपको बचपन में कुत्ता दौड़ा लेता, आपके पीछे पड़ जाता है कि आज तो मैं तुम्हें काट के ही रहूंगा, और फिर क्या करते हैं आप? बहुत तेज भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और जो भी आसपास आपको पत्थर मिलता है उसको फेंक के मारते हैं एकदम। तो पत्थर आपकी क्या कर रहा है? सेफ्टी कर रहा है। तो ठीक वैसे ही पाषाण काल के मनुष्य के जीवन में जो पत्थर है वो उसका औजार है, वो उसका हथियार है, क्योंकि उस काल का जो कलुआ होगा उसको किसी न किसी जानवर ने दौड़ाया होगा, और जब दौड़ाया होगा उसको कुछ नहीं दिखा, तो देखा आसपास पत्थर पड़े, पत्थर उठाया, पत्थर को मारा, और जो भी जानवर था वो भाग गया। उसका दिमाग ठनका कि यार इसका यूज तो हम किस में कर सकते हैं? अपनी सेफ्टी में कर सकते हैं, अपने बचाव में कर सकते हैं। और तब से उसने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं यार, पत्थर का यूज तो बहुत है। तो ध्यान में रखना, पाषाण काल जो नाम पड़ा है बेटा, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि इस काल के मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा यूज किसका है? पत्थर का यूज है। क्लियर है? तो अब इसको आगे की ओर हम चलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि कैसे कैसे चीजें बेटा हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट कुछ भी रटना नहीं है कि आग का आविष्कार कहाँ हुआ, जौ का आविष्कार कहाँ हुआ, एग्रीकल्चर कहाँ आया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। क्यों आया ये मैं आपको बता दूंगा, किस काल में आया ये भी मैं आपको बता ही दूंगा। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना है। क्लियर है? अब इस चीज को समझना है, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर बेटा पीपीटी के माध्यम से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम आपको बता देंगे। ध्यान में रखना, यहाँ में लिख लेता हूँ स्टोन एज। क्या लिख लेता हूं? स्टोन एज यानी पाषाण काल। और आप सब जानते हैं कि इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला है बेटा पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। दूसरा है बेटा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा है बेटा नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इस चीज को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, सीखना है आपको। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड वन इज मेसोलिथिक पीरियड एंड लास्ट वन इज नियोलिथिक पीरियड। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज को 3 भागों में हमारे हिस्टोरियन ने बांटा। मैं कॉन्सेप्ट पीछे बता चुका हूं। जब भी किसी भी चीज को कोई इतिहासकार बांटे तो उसका रीजन है कि पैलियोलिथिक पीरियड की अपने फीचर्स हैं, मेसोलिथिक पीरियड के अपने फीचर्स हैं और नियोलिथिक पीरियड के अपने फीचर्स हैं। और आप रट्टा मारते रहते हैं कि आग का आविष्कार कहां हुआ, कृषि कहां आया, पशुपालन कहां आया। गारंटी है कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी चीज कहां आई। बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए कि क्या है पुरा पाषाण काल। एक ऐसा काल जो पुराना है और पत्थर का है। तो मैंने आपको बोला कि पहले कुछ कुछ होता है, फिर थोड़ा और कुछ कुछ होता है, फिर बहुत कुछ होता है। तो ध्यान में रखना, इस काल का जो मानव है बिल्कुल आदि मानव है, मूर्ख है, नंगा घूमता है, नंगा, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। इस चीज को आपको समझना है। तो इस काल का जो मानव है, ओके 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 ओके, देखिए जो लोग एसएससी मेंस के लोग हैं वो नीतू सिंह मैम की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिनका मेंस आ रहा है वो नीतू सिंह मैम अभी लाइव हैं। उनके बैचेस को भी आप देखिए। जो मेंस के हैं, जिनको प्री की तैयारी करनी है, एनटीपीसी, रेलवे, एसआई, वो मेरे बैच को ज्वाइन करें जिसमें जीएस आता है। लेकिन जो प्रॉपर एसएससी मेंस के स्टूडेंट हैं वो नीतू सिंह मैम की क्लासेस को देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए क्या सीन है इसका। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज। पहला है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। तीसरा है नव पाषाण काल। अब देखिए पुरा यानी पुराना है। अब सोचिए बहुत पुराना, ये तब की बात हो रही है जब मानव मानव नहीं बना, वो झुक के चलता है, ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे, आपने देखा होगा, ऐसे चलता है बिल्कुल। यानी बचपन में एनसीईआरटी की किताबों में आपने देखा होगा। तो इस काल का जो मानव है, जाहिर सी बात है कि वहां कुछ नहीं है। तो ध्यान में रखना, पुरा पाषाण काल में किस किस की चीज का आविष्कार हुआ है? पहला हुआ बेटा आग का आविष्कार। किसका हुआ है? आग का आविष्कार हुआ है। इस चीज को समझना है। कैसे समझना है आज ही मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,
ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए पाषाण काल को कैसे समझना है उसको पहले समझिए। प्राग ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, दिक्कत हो जा रहा है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में जानकारी दी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाषाण काल के बारे में जानकारी देने वाला कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट है। ठीक है। दूसरा है, इनको मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से कुछ प्रमाण प्राप्त हुए। तो मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान पर एक साइट्स पे कुछ अवशेष मिले, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस ने इसकी सबसे पहले खोज की। फिर है, पाषाण काल का विभाजन पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया गया। मैंने बताया दो बेसिस पे, क्लाइमेट चेंज और स्टोन एज के बेसिस पे। तीसरा है, परिवर्तन के क्रम में मानव आदि मानव से ज्ञानी मानव की तरह विकसित हो रहा था। मैंने आपको बोला था कि व्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। तो पहले आदि मानव था, ऐसे झुक के चलता है, ऐसे झुक के चलता है, फिर इतना आया और फिर एक्सपर्ट हो गया ऐसे आजकल सलमान खान की बॉडी स्टाइल में। तो आज जो हम सीधे खड़े होकर चल पा रहे हैं ना, वो पहले नहीं चलते थे, पहले झुक के चलते थे। देखो मैंने दिया है कैसे। सबसे पहला पीरियड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद है बेटा होमो इरेक्टस, उसके बाद है निएंडरथल, उसके बाद है क्रोमैग्नम, उसके बाद है होमो सेपियंस। तो आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, जिसको हम ज्ञानी मानव कहते हैं। तो आज आप होमो सेपियंस बने हो, पहले नहीं थे। पहले आपकी पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी सब झुक के चलते हैं। वो कौन थे? पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर डेवलप हुआ तो होमो इरेक्टस हुआ, फिर उसके बाद निएंडरथल हुआ, फिर क्रोमैग्नम हुआ। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है। अब देखिए, मानव का पहला प्रमाण विश्व में कहां मिला? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला जो मनुष्य है उसका एविडेंस कहां मिला है बेटा? दक्षिण अफ्रीका में मिला है। दूसरा, दो पैरों से सीधा होकर चलने वाला पहला मानव कौन था? होमो इरेक्टस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। होमो इरेक्टस काल में, होमो इरेक्टस कौन है? दो पैरों पर सीधा होकर चलने वाला मानव। जब मानव दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने लगा तो उसे होमो इरेक्टस कहेंगे। और मानव को आदि पूर्वज किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी जो सबसे पहली अवस्था है वो कौन सी है हमारी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जब झुक के चलते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप यहीं पे। ठीक है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आग कैसे आई, कुत्ता कैसे पालतू पशु बना। मैंने आपको बोला था हर चीज की वजह होती है, कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। तो अब देख लेते हैं एक एक करके कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। आग का आविष्कार कैसे हुआ? तो ध्यान में रखना, इस काल का जो मनुष्य है ना भाई, वो वैज्ञानिक नहीं है यार, वो खोजी प्रवृत्ति का नहीं है। इस चीज में जैसे होता है ना, प्यार होता नहीं हो जाता है, ठीक वैसे ही इस काल का जो मनुष्य है उसने आविष्कार किए नहीं, वो अपने आप हो गए। अपने आप कैसे हो गए? एग्जाम्पल सुनिए। अब पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा आप तो यार गोल्ड फैक सिगरेट पीने का मन कर रहा है यार, सिगरेट जला यार, उस देखिए भाई सिगरेट जला भाई, तो ऐसा नहीं है। या इन्होंने कहा माचिस की तीली देना भाई, तो माचिस की तीली नहीं है, सिगरेट पीने के लिए आग नहीं बनाई। आग कैसे आई? इस काल का मनुष्य ऐसे ही जा रहा था ऐसे ही, तू ही मुझको बता दे जाऊं मैं आना, ऐसे ही जा रहा था। अब उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पत्थर को पत्थर से दे मारा। तो जैसे ही उसने पत्थर उठाया और ऐसे ही उसने फेंका तो पत्थर जाके लगा पत्थर में, और जैसे ही पत्थर में लगा तो बेटा चिंगारी उठी और उसके आसपास घास फूस पड़ा था, आग लग गई। इसके लिए नया था, कलुआ भाग गया। जो गाना गाते हुए जा रहा था कि तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तू घर का पता दे आहूं मैं आना। और गाते गाते उसने क्या किया, पत्थर को पत्थर दे मारा। आपने भी देखो, आप बचपन में जब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं और जहाँ पे बैठ के फ्रेश होते रहते हैं गाँव में, खेतों में, तो कुछ ना कुछ ऐसे फेंकते रहोगे आप, कुछ ना कुछ फेंकते रहेंगे। ऐसे इस काल का जो मनुष्य है ना भाई, उसने कुछ ना कुछ फेंका, पत्थर से पत्थर लगा, चिंगारी उठी और आग लग गई, भाग गया।
और अपने दोस्त को कहता है भूरा भूरा यहाँ भाई यहाँ, कि देख साले ये क्या है, कि क्या किया था तूने, कि यार कुछ नहीं, बस मैंने पत्थर से पत्थर रगड़ा था। यानी ये प्रैक्टिस में आ गया इसके। तो ध्यान में रखना, अगली बार फिर किया, अगली बार फिर किया, अगली बार फिर किया, बार बार किया, और व्यक्ति ने आग का आविष्कार सीख लिया। आग का प्रयोग नहीं सीखा। क्वेश्चन जब भी आए, आग का आविष्कार किस में हुआ? पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का प्रयोग किस में किया? मध्य पाषाण काल में। लड़की को प्रपोज तो कर दिया पुरापाषाण काल में, लेकिन शादी कब की? मध्य पाषाण काल में। इसको समझना है। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन आग का प्रयोग किसमें किया? सिगरेट पीने में, इसमें किसमें किया? मध्य पाषाण काल में। यह प्रश्न आएगा, आग की खोज किसमें हुई? पुरापाषाण। आग का प्रयोग किसमें करना सीखा? मध्य पाषाण। कैसे किया? पत्थर से पत्थर रगड़कर। और बेटा साइंस वाली मैडम आपको बताएंगी कि दो चीजों को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग को अभी अनुभव प्राप्त नहीं है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो वैसे ही पत्थर को पत्थर से रगड़ा तो आवेश उत्पन्न हुआ, आग लग गई। तो भैया इस काल का मनुष्य साइंटिस्ट नहीं है। जितनी भी चीजें खोजी जा रही हैं वो अपने आप खोज गई, खोजी नहीं गई। रिया ने जानबूझ के ये नहीं किया चल कलुआ आज भाई आग जलाते हैं, ऐसा नहीं, अपने आप हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया, ध्यान में रखना, टिट फॉर टैट होता है दुनिया में। तुम मुझे दोगे तो मैं आपको दूंगा, यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो कुत्ता दोस्त क्यों बना? कुत्ते को नहीं पता भाई। तो कुत्ता कैसे बना? क्योंकि मनुष्य जाता है शिकार करने के लिए, मनुष्य शिकार करने के लिए जाता है। अब मान लो ये कोई जानवर है, तो एक ग्रुप यहां से शिकार कर रहा है, एक ग्रुप यहां से शिकार कर रहा है, एक ग्रुप यहां से शिकार कर रहा है। इस चीज को आपको समझ लेना है। और इस ग्रुप में बेटा कुत्ता आ गया। तो एक दिन जब मनुष्य शिकार करने गया, तीन ओर से मनुष्य के ग्रुप ने घेरा, एक ओर से उसको घुक 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 करके बेटा कुत्ते ने उस सांड को या किसी भी जानवर को दौड़ा लिया। मनुष्य का माथा ठनका, मनुष्य का माथा थमका। इस चीज को आपको समझना कि यार कुत्ता तो बड़े काम की चीज है। अगर आज ये नहीं होता तो इधर की तरफ से जानवर भाग जाता और हम तो शिकार भी नहीं कर पाते। तो ध्यान में रखना, कुत्ते से हेल्प मिली मनुष्य को शिकार करने में, इसलिए मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। अब कुत्ते को क्या मिला? मैंने बोला दोनों तरफ से चीजें होती हैं। आप किसी को जब प्यार करते हैं ना, तो बेटा किसी को आई लव यू बोलते हैं तो दोनों तरफ से चीजें होंगी, एक तरफ से लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो कुत्ते को क्या मिला? हड्डी। कुत्ते की वो पार्टी है वे, पार्टी, कुत्ते की वो पार्टी है। तो कुत्ते को खाने को मांस मिला, हड्डी मिली। कुत्ते को मजा आया, यार बड़ा मजा आ रहा है यार, ये तो हड्डी है। तो कुत्ता ने कहा चलो मैं इनके साथ शिकार करने चलूंगा मन में ही, और भैया बदले में मुझे थोड़े समय बाद क्या मिलेगी? हड्डी मिलेगी। आपके द्वार पर, आपके गेट पर कुत्ता बहुत समय तक बैठा रहता है इस आस में कि अब मुझे खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी। ठीक वैसे ही मनुष्य ने पालतू पशु किसको बना लिया बेटा? कुत्ते को पालतू पशु बना लिया। कैसे? क्योंकि उसको वो हड्डी देते हैं, बदले में वो उनकी शिकार करने में मदद करता है। इस चीज को आपको समझना है। तो दुनिया में कोई भी चीजें एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से होती हैं, आप समझ रहे होंगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया। मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती की। मनुष्य ने सबसे पहले हस्तकुठार हैंडेक्स बनाया, अर्थात कुल्हाड़ी और ये सब। तो ध्यान में रखना कि जो भी चीजें इस काल में खोजी गई हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, वो खोजी नहीं गई, खुज गई अपने आप। चाहे वो आग हो, चाहे वो कुत्ते को पालतू पशु बनाना हो, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का सीन क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था? ठीक है, आगे का सीन तो मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? 3। पहला है बेटा पुरापाषाण काल। कौन सा है बेटा? पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है बेटा नियोलिथिक पीरियड। इस चीज को समझना है। तो अगर कोई आपसे पूछे आग का आविष्कार कहां हुआ, फायर कहां आया, तो आप कह देना पुरापाषाण काल। ठीक है बेटा, शिकारी मनुष्य कहां है? पुरापाषाण काल। क्योंकि शुरुआत में मनुष्य ने एग्रीकल्चर नहीं किया, शुरुआत में मनुष्य ने पशुपालन नहीं किया, जैसे तैसे अपने आप जो नेचुरल डेथ से जानवर मर जाते हैं उसका मांस खा लेता है। धीरे 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 उसने क्या किया? शिकारी जीवन जीना शुरू किया। तो शिकारी मनुष्य कहाँ है? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? पुरापाषाण काल में। तो ध्यान में रखना, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बस समथिंग होगा, तो ध्यान में रखना समथिंग यानी थोड़ा बहुत है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या है, समथिंग मोर, और यहाँ पे क्या है, बहुत बहुत ज्यादा। तो एक लंबा टाइम पीरियड व्यक्ति ने कहां बिता लिया, पुरापाषाण काल में, तो जाहिर सी बात है मध्य पाषाण काल में और नई चीजें आ गई होंगी। एक लंबा टाइम पीरियड व्यक्ति ने कहां बिता लिया, पुरापाषाण मध्य पाषाण काल में, तो जाहिर सी बात है और नई चीजें कहां आएंगी, नव पाषाण काल में। तो जैसे जैसे बेटा टाइम बीतता चला जाता है, व्यक्ति डेवलप होते चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है दुनिया का, ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है। तो बताइए आज आप में ज्ञान ज्यादा है या आज से 4 साल पहले ज्यादा था, तो जाहिर सी बात है आज ज्यादा है। मैं बोलूं आज ज्यादा है आप में ज्ञान है, या केडी लाइफ पे पढ़ने के बाद ज्यादा होगा, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो आप कहेंगे 1 साल बाद ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि सबसे कम चीजें यहां होंगी, उससे ज्यादा चीजें यहां होंगी, और सबसे ज्यादा चीजें कहां होंगी, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। अर्थात यहां पे कैसी चीजें नई हैं, तो ध्यान में रखना कि आग, शिकारी जीवन, ये सब कहां है, पुरापाषाण काल में। बड़े पत्थर के औजार कहां है, पुरापाषाण काल में। क्योंकि व्यक्ति जो है वो मूर्ख है, नंगा घूम रहा है। धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो पत्तों को ओढ़ना सीख गया, और इस काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार हैं। और मैंने आपको बोला पत्थरों को औजार कैसे बनाया, क्योंकि उसको जानवर ने दौड़ा लिया, तो उसने पत्थर उठा के मारा, तो ज्ञान बुद्धि आ गई कि पत्थर का यूज बेटा किस में हो सकता है, औजार में। आज भी आपको जब कोई कुत्ता दौड़ा लेता है तो आसपास जो भी चीजें मिलती हैं आप उसको फेंक के मारते हैं। अब देखिए धीरे धीरे मनुष्य में ज्ञान आया, तो बेटा चित्रकारी कहां आ जाएगी, बेटा मध्य पाषाण काल में आ जाएगी। पेंटिंग्स पत्थरों पे बनाने लगेगा, चर्बी मिला के। दूसरा, छोटे छोटे पत्थर के औजार कहां आ जाएंगे, अब बेटा मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बुद्धि आ गई। अब उसने क्या किया, बड़े पत्थर के औजार को उठाया और पत्थर से पत्थर को दे मारा। पत्थर से पत्थर को मारा तो बेटा टूट गया, कई पार्ट में टूट गया, तो छोटे छोटे पत्थर के औजार हो गए, क्योंकि अब बुद्धि आ गई ना इसमें धीरे धीरे। तो वैसे ही माइक्रोलिथिक पीरियड कौन है, मध्य पाषाण काल। छोटे छोटे पत्थर के औजार कहां आए, मध्य पाषाण काल। और अब व्यक्ति क्या करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, यानी हमारा पशुओं को पालने लग गया। और पहला पशु किसको पाला, बेटा कुत्ते को। आप सब जानते हैं, मैंने बताया था। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां से। अब देख लीजिए आप, ठीक है। आशा करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा सा कर देता हूं, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, शिकारी व्यक्ति कहां है, शिकारी व्यक्ति कहां है, पुरापाषाण काल में, ठीक है। चलिए देखिए, शिकारी व्यक्ति कहां है, यानी आपसे कोई पूछे शिकारी जीवन कौन से पीरियड में बिताने लगा, पुरापाषाण काल में, हंटर लाइफ। खाद्य संग्राहक है यहाँ पे, फूड गैदरिंग। इस वक्त व्यक्ति फूड को प्रोड्यूस नहीं करता, फूड गैदरिंग करता है। जो भी मिल जाता है उसको कई दिनों के लिए बचा के रख लेता है। तो खाद्य संग्राहक फूड गैदरिंग कहाँ कर रहा है, पैलोलिथिक पीरियड में। आग का आविष्कार कहाँ हुआ, पैलोलिथिक पीरियड में। औजार में कौन है, हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रैपर है, ब्लेड है, फलक है, कोर है। ये बेटा इस टाइम पीरियड पे हमारे क्या हैं, हमारे औजार हैं। ध्यान में रखना, इतिहासकारों ने पुरापाषाण काल को 3 पार्ट्स में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। कोई भी डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि 10,000 बीसी से इतने बीसी, इतने बीसी से इतने बीसी, कभी एग्जाम में नहीं आती, फालतू का नहीं, पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी वीसी और एडी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो बेटा औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे, जो भी टूल्स हैं मेड बाई क्वार्टजाइट स्टोन। तो अगर आपसे पूछा जाए किस काल में पत्थर के औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे, तो आप क्या कह देंगे, पुरापाषाण काल। आपसे पूछा जाएगा औजारों का आकार बड़ा किस में था, पुरापाषाण काल, क्योंकि व्यक्ति को इतना दिमाग नहीं है कि पत्थर से पत्थर को मार करके तोड़ा जा सके। सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान में सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, छोटी सी सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी से हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड के बेटा क्या मिले, अवशेष मिले। नेक्स्ट है, इस काल में पेबल, चॉपर और चॉपिंग के साक्ष्य मिले। तो ध्यान में रखना, सोहन नदी घाटी में पेबल, चॉपर और चॉपिंग टाइप के औजार थे, टूल्स थे। अब पेबल क्या होता है, तो पेबल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। तो ध्यान में रखना कि पानी के वे औजार, पत्थर जो कि पानी में पड़ा है, लगातार पानी के भाव से घिस उसके, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं अपक्षय और अपर्दन। तो पानी के भाव में मट्टी कट जाती है, पत्थर का साइज भी छोटा हो जाता है। तो पेबल क्या है, ऐसे पत्थर जो पानी के बहाव में आकर के रगड़ खा करके बेटा कैसे हो गए, छोटे छोटे हो गए। दूसरा है चॉपर, क्या है, बड़े आकार वाला उपकरण जो पेबल से बनाया जाता है।
तो बड़े आकार वाला उपकरण जो पेबल से बनाया जाता है। और चॉपिंग क्या है? चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? द्विधारी, दोनों तरफ धार होती है, अर्थात ये पेबल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती है। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी घाटी और बेलन नदी घाटी, यानी पुरापाषाण काल के जो एविडेंस हैं वो हमें सोहन नदी घाटी से मिले, वो हमें नर्मदा नदी घाटी से मिले और वो हमें बेलन नदी घाटी से मिले। क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में? पहला क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुई? पैलेयोलिथिक पीरियड। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्ति शिकारी कहाँ है? पुरापाषाण काल में। व्यक्ति खाद्य संग्राहक कहाँ है? पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थर के औजार कहाँ बने होते थे? पुरापाषाण काल में। पेबल, चॉपर, चॉपिंग कहाँ थे? पुरापाषाण काल में। सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और बेलन नदी घाटी के जो साक्ष्य मिले इनके आसपास, वो कहाँ के हैं? पुरापाषाण काल के हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि पुरापाषाण काल यानी एक ऐसा काल जो पत्थर का है और पुराना है, यानी इस काल में मनुष्य आदि मानव है, बच्चा है, बुद्धि नहीं है, नंगा घूमता है। ध्यान में रखना, अभी किसी भी सभ्यता का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और कोई भी बुरा नहीं मानना अगर ये नंगे घूमते हैं तो। और शिकारी करके खाना बदोश जीवन, यायावार जीवन की तरह जी रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी मनुष्य के जीवन में स्थायित्व तो नहीं है। मनुष्य अकेला रहता है, समूह में नहीं रहता। कौन से काल में? पुरापाषाण काल में। तो एक लंबा टाइम पीरियड जब पुरापाषाण काल में बिता लिया इन्होंने, तब बेटा कौन सा काल आ गया? मध्यपाषाण काल। और जब मध्यपाषाण काल आ गया तो बेटा वहां पे और चीजें डेवलप हो जाएंगी। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है? तो इस चीज को समझना है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल को देखते हैं कि मध्यपाषाण काल में क्या है। ठीक है, अब देखिए मध्यपाषाण काल में क्या क्या आएगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बताइए, मध्यपाषाण काल में बेटा पुरापाषाण काल से ज्यादा होगा या कम होगा? इस चीज को बताइए बेटा। ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखना, यहां पे क्या है? व्यक्ति शिकारी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या करने लगेगा? पशुपालन करने लगेगा। कुत्ते को पालतू पशु बनाना है, आप सब जानते हैं। उसके बाद यहां पर व्यक्ति क्या क्या करने लगेगा? चित्रकारी आ जाएगी बड़े पैमाने पर। और चित्रकारी किससे आएगी बेटा? चित्रकारी पत्थरों पर होगी। भीमबेटका का नाम सुना है आपने बेटा, रायसेन में, एमपी में। और उसने बेटा पत्थरों पर पेंटिंग्स करना शुरू किया, क्योंकि इस काल में लिपि नहीं है। प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो व्यक्ति बोलना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, तो क्या करता है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति पेंटिंग्स के माध्यम से करता है। और भीमबेटका में बेटा सबसे ज्यादा मिले। भीमबेटका एमपी में है, रायसेन में है। और भीमबेटका को सन 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इस चीज को आपको समझना है। यहां भी व्यक्ति खाद्य संग्राहक है, अभी भी कोई एग्रीकल्चर नहीं आया, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि हम फूड को प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर है? तो देखिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद क्या आता है? नवपाषाण काल। नया है। आपसे दुनिया का कोई भी प्रश्न पूछे कि क्या नवपाषाण काल में आग थी? हाँ भैया थी। कृषि था? हाँ भैया था। आभूषण थे? हाँ भैया थे। गर्तावास थे? हाँ भैया थे। स्थायी जीवन था? हाँ भैया थे। दुनिया की कोई भी चीज, क्योंकि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, तो नवपाषाण काल में व्यक्ति डेवलप हो चुका है। देखिए कैसे। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लोबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि न्यूलिथिक वर्ड्स किसने दिया है बेटा? जॉन लोबाक ने। कौन सी पुस्तक में दिया है? प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है। दूसरा, गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक टाइम पीरियड में इतना डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज कर दिया, नवपाषाण क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? नवपाषाण क्रांति। इस चीज को आपको समझना है। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी? तो इस चीज को समझना, किस व्यक्ति ने दी? गॉर्डन चाइल्ड ने। तीसरा, व्यक्ति ने कृषि करना कहां सीख लिया था? नवपाषाण काल में सीख लिया था। गर्तावास। गर्तावास का मतलब होता है बेटा जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके घर बनाना, ये हमने सीख लिया नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, अब बाकायदा पशुओं के माध्यम से गाड़ियां चलने लगी, पहिए का यूज कहां हुआ? नवपाषाण काल। पॉलिशदार औजार, अब व्यक्ति इतना टैलेंटेड हो गया वक्त के साथ साथ कि पॉलिशदार औजार, बाकायदा पॉलिश कर रहा है, घिस करके बना रहा है।
और आभूषण, आभूषण का मतलब सोना चांदी नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधों के नुकीले कानों में डालने लग गया। और है औजार क्या था, कुलाड़ी थी, वसूली थी, छेना था, खुरपी था, कुदाल था, हथौड़ा था। कुल मिला के दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ पुरापाषाण काल में कम, मध्य पाषाण काल में और ज़्यादा है, और नवपाषाण काल में सब कुछ, यानी मैं एवरीथिंग बोल दूंगा नियोलिथिक पीरियड। इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखो मेहरगढ़ एक जगह है बेटा नियोलिथिक टाइम पीरियड की साइड से, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान से है और यहाँ से कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कृषि का सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला, मेहरगढ़ से। और किसका मिला है, जौ का, गेहूं का। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज की खेती की, जौ की खेती की है। इस चीज को समझना है। दूसरी साइट है कश्मीर की बुर्ज होम, यहां से गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब जमीन में गड्ढे खोद के घर बनाना। और यहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन पूछेगा मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां मिला है बेटा, बुर्ज होम कश्मीर में मिला है। तीसरा है कश्मीर का गुफ्फारल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुफ्फारल का कुम्हार का घर। कई बार प्रश्न आया है। और यहां से हमें मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं। क्लियर है बेटा, क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। अब देखिए एक स्थान है कोल्ड हवा, यूपी का एक स्थान है कोल्ड हवा प्रयागराज में, अब नाम बदल दिया योगी जी ने, इलाहाबाद का प्रयागराज। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिला है, चावल का, राइस का, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, कोल्ड हवा में। और कितने टाइप के साक्ष्य थे, 2 टाइप्स के। इस चीज को आपको समझना है, 2 टाइप की चावल की प्रजातियों का एविडेंस मिल रहा है कोल्ड हवा में। ठीक है। चिरांद बिहार के सारण जिला में पड़ता है और यहाँ से हिरण की हड्डी के औजार सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं, सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। क्लियर है। पिकली हल कर्नाटक की एक जगह है, यहाँ से राख का ढेर मिला है, एस पाइल मिला है सबसे ज्यादा। और प्रतापगढ़ के सराय नहर में मानव कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेट। बेटा फटाफट तैयार हो जाओ अब कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। पहला बेटा इतिहास के पिता कौन है, फटाफट बताइए। हेरोडोटस, मेगास्थनीज और चाणक्य कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोटस। जो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया उन चीज़ों को मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया इतिहास क्या है, तो मैंने आपको बताया अतीत की प्रत्येक घटना इतिहास नहीं है। इतिहास उन विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन होता है जिनके सोर्स मौजूद हैं और जिनका प्रभाव समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को आयोनिक भाषा में लिखा गया। भारतीय इतिहास के पिता में 2 लोगों को कंसीडर करते हैं, मेगास्थनीज और कल्हड़। और मैंने आपको बताया कंफर्म नहीं है इसका, इसलिए इन दोनों में से एक जो भी ऑप्शन आए उसी को आप कंसीडर करेंगे इंडियन हिस्ट्री के फादर के रूप में। क्लियर है। तीसरा मैंने बताया 3 टाइप के सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ना, दूसरा है साहित्यिक लिटरेरी सोर्सेस और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्लियर है। तो मुझे बताइए मेरा मोबाइल आर्कियोलॉजी में आएगा या लिटरेरी में आएगा, जल्दी बता दीजिए। मेरा मोबाइल आर्कियोलॉजी में आएगा या लिटरेरी में आएगा? तो आर्कियोलॉजी में आएगा। ताजमहल किस में आएगा? तो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजी में आएगा। बहुत बढ़िया बेटा आंसर, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि मेरे पास 3 बुक रखी हुई हैं अंग्रेजी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, लिटरेरी में काउंट करूं या आर्कियोलॉजी में काउंट करूं? लिटरेरी में काउंट करूं। ठीक है। अगर मैं बोलूं ऐसा कौन सा काल है जहां पे कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो आप कह देना प्री हिस्ट्री। ऐसा कौन सा काल है जहां पे जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो बेटा आप बोल देना क्या, प्रोटो हिस्ट्री। ऐसा कौन सा काल है जहां लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पाषाण काल का अध्ययन किस में करते हैं? स्टोन एज का, प्री हिस्ट्री में। हड़प्पा का अध्ययन किस में करते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब किस में आएगा? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में आएगा। किस में आएगा बेटा? हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में। क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज की खेती की? जौ की खेती। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु बनाई? तांबा बनाया। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? पुरापाषाण काल में। आग की प्रयोग किस में हुआ? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन कहाँ पे होने लगा? मध्य पाषाण काल में। कृषि कहाँ आई? नव पाषाण काल में। ठीक है। व्यक्ति शिकारी कहाँ है? पुरापाषाण काल में। बड़े बड़े पत्थर के औजार कहाँ हैं? पुरापाषाण काल में। छोटे छोटे पत्थर के औजार कहाँ हैं बेटा? मध्य पाषाण काल में। और पॉलिशदार औजार कहाँ है बेटा? नव पाषाण काल में।
मैं बोलूं मनुष्य ने स्थायी जीवन कहां पे जीने लग गया, नव पाषाण काल में। मैं बोलूं भीमबेटका से किसके प्रमाण मिले, चित्रकाली के, शैला से चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। मैं बोलूं भीमबेटका कहां है, एमपी में, बताएंगे। भीमबेटका को यूनेस्को ने कौन सी सन में विश्व विरासत सूची में शामिल किया, 2003 में शामिल किया। तो बेटा सिंपल सा लेक्चर है, बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, बेसिक बिल्कुल हमने शुरू किया है। और आज इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पहली बार हमने आज स्मार्ट बोर्ड को सीखा है, इससे पहले लगातार व्हाइट बोर्ड पर सिखाया। अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को करेंगे। और अनाउंसमेंट सुन लीजिए, मैथ्स में पुष्पेंद्र सर का 9 से 10 क्लास आएगी टाइम एंड वर्क के साथ मंडे से, तो आप बने रहिए। बेहतरीन ज़बरदस्त टीम है केडी लाइव की, उसके साथ बेसिक चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं कि कैसे हिस्ट्री की शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका, और नीतू सिंह मैम का भी आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। और बाकी सारे के सारे बैचेस को आप ज्वाइन करिए, देखिए। और 9 से 10 मंडे से टाइम एंड वर्क के साथ पुष्पेंद्र सर मैथ्स के बैच लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और नीतू सिंह मैम का एसएससी मेंस का बैच भी आ रहा है बेटा, उसको भी आप ज्वाइन करिए, उसको भी आप देखिए, और आपके सिलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होऊंगा मैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। धन्यवाद। मैम का लाइव हो रहा है बेटा, जो भी स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे मैम का बैच लाइव हो रहा है, तो मैम के बैच में आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री का बैच चल रहा है, वो उसका इंग्लिश का बैच चल रहा है नीतू सिंह मैम का, उसको आप देख लीजिए। एसएससी मेंस को पढ़ा रही हैं वो, जिन लोग का प्री निकला है, मेंस में दे रहे हैं या मेंस देना चाहते हैं, फटाफट आप नीतू सिंह मैम को देखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।